से मिलकर बनी होती है, ठीक है। यानी ये बोल सकते हैं हम कि सम्मिश्र संख्या के दो बेटे होते हैं, ठीक है। तो पहला बेटा है बच्चों वास्तविक संख्या। पहला कौन सा है? वास्तविक संख्याएं, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम ही वास्तविक संख्याएं हैं। इसको बच्चों हम रियल नंबर्स बोलते हैं, रियल नंबर, इसलिए हम इसको आर से प्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश में इसको रियल नंबर्स बोलते हैं, इसलिए इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी जो दूसरी होती है वो होती है बच्चों काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। अब देखो रियल नंबर्स तो ये हो गया वास्तविक संख्या, और ये है ना जो ये चीज़ है जिसके साथ आयोटा आ रहा है, ये काल्पनिक संख्या है, ठीक है बच्चों। तो वास्तविक संख्या के साथ आयोटा मिलकर काल्पनिक संख्या हो गई। अब इस काल्पनिक संख्या के बारे में भी हम 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है, ठीक है। सॉरी, सम्मिश्र नहीं, काल्पनिक संख्या है। तो इस तरह से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा कि भाई इसके एक काल्पनिक हो गई और दूसरी ये हमारी वास्तविक संख्या हो गई। अब बच्चों वास्तविक संख्या क्या है? अब सबसे पहले हम काल्पनिक संख्या के बारे में देख लेते हैं कि काल्पनिक संख्या क्या है, क्योंकि फिर इसको हमें ड्रॉप करना है, यानी छोड़ना है, इसको नहीं पढ़ना। देखो बच्चों, अंडर रूट और माइनस में जो संख्या होती है वह काल्पनिक संख्या कहलाती है। यह काल्पनिक संख्या कहलाती है। यह हमारे डेली यूज में कहीं काम नहीं आती बच्चों। अंडर रूट -2 कहीं काम नहीं आता डेली यूज में। क्वेश्चनों में तो काम आएगा, मैथ्स में काम आएगा, लेकिन हम डेली यूज में हमारे काम नहीं आता। घटाने में, जोड़ने में, ऐड करने में, व्हाटएवर जो आप करते हो उसमें कहीं काम नहीं आता ना हमारे पास। जैसे मान लो मेरे पास 2 रुपये हैं, ठीक है, मैंने 1 रुपये खर्च कर दिया, तो मैं 1 को माइनस करूंगा ना, अंडर रूट में थोड़ी करूंगा, तो अंडर रूट वाली संख्या काम में नहीं आएंगी। तो काल्पनिक संख्या, अब ये काल्पनिक संख्या होगी, इसको छोड़ दो, इसको नहीं पढ़ना, हमें 11वीं क्लास में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब देखो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं बच्चों। वास्तविक संख्याएं, इनको छोड़ के जो बाकी की संख्याएं आपने अभी तक पढ़ी हैं वो सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और वास्तविक संख्याएं बच्चों 2 प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? 2 प्रकार की होती हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि एक होती है हमारी परिमेय संख्याएं। आपने पढ़ा है बच्चों परिमेय संख्याओं के बारे में 11th क्लास में, परिमेय संख्याएं। और एक होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है बच्चों, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखो बच्चों, अब परिमेय संख्याएं हमने 9th क्लास में पढ़ चुके कि परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्याएं कहलाती है। मतलब इस तरह से P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर P और Q क्या है भाई? P/Q के रूप में तो हमने लिख दिया, लेकिन P और Q क्या है? अब P और Q हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याएं होती हैं। P और Q जो होती हैं हमारी क्या होती हैं बच्चों? पूर्णांक संख्या, या हम पूर्णांक बोल देते हैं इसको, और पूर्णांक संख्या होती है। यहाँ पर ये जो बटा में Q है ना, ये कभी भी 0 नहीं होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि Q ≠ 0। तो परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी बच्चों कि ऐसी संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर P और Q क्या है बच्चों? पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक बोले तो 1 2 3 -1 2 3 ये होती हैं। और Q जो होते हैं ना वो 0 नहीं होता, क्योंकि यदि हमने 0 कर दिया, मान लेते हैं हमारे पास P तो क्या है बच्चों? P 1 है और Q क्या है? 0 है। जब 0 का किसी संख्या में भाग देते हैं तो बच्चों वो क्या आ जाते हैं? इनफाइनाइट आ जाता है, मतलब अनडिफाइंड आ गया, अनंत आ गया। तो ये अनंत कोई संख्या नहीं होती, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए Q ≠ 0 होता है। Q कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब ये बोल सकता हूँ मैं कि नीचे वाली जो संख्या होती है, बटा के नीचे वाली जो संख्या होती है वो 0 नहीं होगी। तो ये हो गई हमारी परिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या होती हैं। तो मैं बता देता हूँ कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। जैसे कि √2, यहाँ हमने माइनस लिया था, यहाँ और यहाँ डिफरेंस है बच्चों। यहाँ माइनस था इमेजिनरी संख्या में, यानी काल्पनिक संख्या में माइनस था, इसमें माइनस नहीं है। √3, √1
√5। तो इस तरह से जो अंडर रूट में संख्या आती हैं, वर्गमूल में जो संख्याएं आती हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं हमारी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अपरिमेय संख्याएं होगी और ये परिमेय संख्याएं होती हैं। अब परिमेय संख्याओं में भी बच्चों ये जो p और q जो पूर्णांक हैं, तो ये भी तो किसी न किसी टाइप की संख्या है, किसी न किसी टाइप की संख्या है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो परिमेय संख्या है बच्चों हमारी, वो 2 प्रकार की है। परिमेय संख्याएं कितने टाइप की हैं बच्चों? परिमेय संख्याएं हमारी 2 टाइप की हैं। एक टाइप है हमारे पास, एक टाइप है बच्चों हमारे पास पूर्णांक संख्याएं। एक टाइप हमारे पास क्या है बच्चों? पूर्णांक संख्याएं हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है बच्चों? भिन्न, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। ये हमारे पास भिन्न है। भिन्न कैसी होती है? वही 1/2, 1/4, 2/4, 2/3, इस तरह की ये संख्याएं होती हैं। ये जो हमारी भिन्न होती हैं इनको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है बच्चों? पूर्णांक से पता चल रहा है जिसमें पूरे अंक हों, सारे अंक, मतलब माइनस में भी और प्लस में भी और ज़ीरो भी। तो ये जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं ये होती हैं बच्चों डैश डैश डैश, जैसे -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और डैश डैश डैश। मतलब इसमें माइनस मतलब ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक जो संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक और धनात्मक जो संख्याएं होती हैं और 0 होता है, ये हमारी पूर्णांक कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ये पूर्ण अंक हैं, ये पूरे अंक हैं और ये दशमलव में आ जाएंगे। ये नंबर्स किस में आ जाएंगे? पॉइंट्स में आ जाएंगे, इसलिए इनको फ्रैक्शन बोल देते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो फ्रैक्शन है आपने तीसरी चौथी से हम पढ़ने लग गए थे। भिन्न क्या होती हैं? जो बटा में लिखी हुई होती हैं वो भिन्न संख्याएं होती हैं। और ये भिन्न ही किसका पार्ट है? परिमेय संख्या का। तो हम परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं इससे। और पूर्णांक p और q क्या है यहाँ पर? ये पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक टाइप की संख्याएं हो गई। मतलब पूर्णांक संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखने पर क्या मिलता है हमको? परिमेय संख्या मिलती है। पूर्णांक संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखने पर परिमेय संख्याएं मिलती हैं, तो इसलिए हम इनको परिमेय संख्या बोल दिया है। तो ये 2 टाइप की हो गई। अब बच्चों ये जो पूर्णांक संख्या है ना, ये भी 2 टाइप की होती है। अब पूर्णांक संख्याएं 2 टाइप की होती है। एक तो होता है पूर्ण अंक, मतलब पूर्ण संख्याएं। एक तो होती है हमारी पूर्ण संख्याएं बच्चों, ठीक है। तो एक तो होगी हमारी पूर्ण संख्याएं, एक हो जाएगी हमारी पूर्ण संख्याएं और एक हो जाएगी बच्चों हमारी ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं। अब देखो बच्चों, अब ये पूर्णांक संख्या में 3 टाइप की संख्याएं थी। एक तो माइनस में थी, 2 टाइप की थी, एक माइनस में थी, एक धनात्मक था और एक 0 था। तो ये 3 तरह की संख्याएं होगी। अब इन 3 तरह की संख्याओं में एक तो होगी भाई ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या में क्या आ जाएगा बच्चों? -1, -2, -3, आपको सब पता है। -2, -3, डैश डैश डैश, माइनस में जो संख्याएं होंगी वो सारी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। दूसरा है हमारे पास पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं, इसलिए इसको W से, इसको F से और इसको I से, ये इंटीजर संख्या होती हैं इसलिए इसको I से, इसको Q से और इसको Q डैश से, इस तरह से डिफाइन करते हैं या व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ऋणात्मक संख्या है बच्चों। -1, -2, -3 ऋणात्मक संख्या तो हमारे समझ आ रहा है। अब ये जो पूर्ण संख्या है ये क्या है? होल नंबर से बच्चों। ये अब ये जो बाकी बच गई ना, पूर्णांक संख्या में जो बाकी बच गई वो हमारी पूर्ण संख्या हो गई। 0, 1, 2, 3 डैश 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 आगे चलती जाएगी। ये हमारी जो धनात्मक होंगी वो पूर्ण संख्याएं होंगी, हम इनको धनात्मक संख्या भी बोल सकते हैं। अब देखो, अब ये 0 बच गया ना, अब ये 0 है इसमें, ठीक है। ये तो पूरी संख्या होगी, लेकिन इसका एक और टाइप होता है बच्चों। इसका एक टाइप होता है बच्चों प्राकृत संख्या। एक टाइप क्या होता है बच्चों? प्राकृत संख्या। तो मैं ये लिख सकता हूँ प्राकृत संख्याएं। इनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, इसलिए n से डिफाइन करते हैं इसको, ठीक है। नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, n से डिफाइन करते हैं। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? बस इसमें 0 आ जाता है, इसमें 0 नहीं आता।
जीरो को छोड़ के जो बाकी संख्याएं होती हैं वो हमारी कैसी कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। 1 2 3 4 5 डैश 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 आगे जो चलती जाएंगी वो सारी संख्याएं किस तरह की हो जाएंगी बच्चों? ये हमारी पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। तो एक बार ये आपके समझ आ गया, इस तरह से हमने डायग्राम बनाया है सबका कि भाई सबसे बड़ी सम्मिश्र संख्या होती है जिसको C से लिखते हैं। इसके दो बेटे होते हैं, एक वास्तविक संख्या होती है और दूसरी काल्पनिक संख्या होती है। वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर्स बोलते हैं, इसलिए हम इसको R से डिफाइन कर देते हैं। ये जो काल्पनिक संख्या है हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इमेजनरी संख्या, इसलिए हम इसको IM से डिफाइन कर देंगे, इमेजनरी संख्या। इमेजनरी संख्या अंडर रूट माइनस में जो होती है अंडर रूट वर्गमूल -2 वर्गमूल -3 वर्गमूल -4 जो ये होती हैं माइनस में वर्गमूल में, ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इनको हम नहीं पढ़ेंगे, इनको 11th क्लास में पढ़ेंगे इसको और सम्मिश्र संख्या को, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। हमें पढ़ना क्या है? ओनली वास्तविक संख्या पढ़नी है, जो हमारा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। R से डिफाइन किया। अब रियल नंबर्स भी दो टाइप के होते हैं। रियल नंबर्स के दो बेटे होते हैं, एक है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? जो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 अंडर रूट इस तरह से जिनको हम लिखते हैं। जैसे अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 का तो वैल्यू हो जाती है 2, तो अंडर रूट 4 नहीं, अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 7 8 इस तरह से ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं जो रूट में लिखी जाती हैं। अब रूट को छोड़ के, अंडर रूट को छोड़ के जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। अब परिमेय संख्याओं को डेफिनेशन हमने किस तरह से बनाई है कि परिमेय संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब P/Q के रूप में मतलब P/Q तो एक रूप हो गया, ठीक है, उसमें P/Q तो एक रूप हो गया, रूप में लिख दिया भाई हमने P/Q, जो हमारा जैसे भाई ये P/Q है इस रूप में हमने लिख दिया। लेकिन P कोई संख्या है, Q कोई संख्या है, मतलब P और Q अलग अलग दो संख्याएं हैं। तो P और Q जो ये है ना ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। लाइक जैसे 2 है 3 है 4 है 1 है 5 है -1 है -2 है, इस तरह से ये P और Q हो जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पर, जो ये Q है ना मतलब जो नीचे है बटा में वो 0 के बराबर नहीं होगा, वो 0 नहीं होगा, मतलब प्रकृत संख्याएं होंगी, 0 नहीं होगा। ऋणात्मक भी हो सकती है, प्रकृत संख्या भी हो सकती है, मतलब बस 0 नहीं होगा। यदि हमने 0 कर दिया तो वो अनंत हो जाएगा और अनंत कोई संख्या ही नहीं होती। तो इसलिए Q नॉट इक्वल टू 0, जो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया कि Q 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखो, अब ये तो हो गया। अब परिमेय संख्या भी दो प्रकार की होती है, मतलब परिमेय संख्या के भी दो बेटे होते हैं। अपरिमेय संख्या को यहाँ छोड़ दो, अपरिमेय संख्या का हम बाद में पढ़ेंगे, हमें परिमेय संख्या पढ़नी है। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P और Q पूर्णांक संख्या है। अब ये पूर्णांक संख्या है, इसमें ये जो P और Q है ना ये पूर्णांक संख्या है, -3 -2 -1 0 1 2 3, मतलब ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या और 0 मिल के जो संख्या होती है वो पूर्णांक कहलाती है हमारी। अब देखो इन पूर्णांकों को, और दूसरा इसका बेटा क्या है? भिन्न, मतलब जिसको हमें 1/2 या 3/4, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। इससे हमें पता चल, सर आप ये बोल रहे हो कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या है, लेकिन आपने यहाँ बता दिया कि 1/2 ये भी तो P/Q के रूप में है, कि P का वैल्यू 1 है, Q का वैल्यू 2 है, तो ये भी तो P/Q। लेकिन ये किसका पार्ट है? परिमेय संख्या का पार्ट है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यदि मैं पूर्णांक संख्याओं को भिन्न के रूप में लिख दूं तो परिमेय संख्या मिल जाएगी। मतलब परिमेय संख्या इन दोनों से मिलकर बना है। पूर्णांक संख्याओं को यदि मैं भिन्न के रूप में लिख दूं तो मेरे को परिमेय संख्या मिल जाएगी, तो इस तरह से ये परिमेय होगी। अब देखो जो पूर्णांक है इसके दो टाइप होते हैं, एक ऋणात्मक, एक पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। अब ऋणात्मक में तो माइनस वाली संख्याएं आ गई और पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 5 आ गया। अब पूर्ण संख्या का एक पार्ट है प्राकृत संख्या, जिसमें 0 नहीं है। प्राकृत और पूर्ण संख्या में एक ही डिफरेंस है, पूर्ण संख्या में 0 है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं है। बाकी की धनात्मक जो पूर्ण संख्या है वो सारी इसमें आ जाएंगी। तो ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू था, मतलब थोड़ा सा एक जानकारी थी संख्याओं के बारे में। अब देखो बच्चों कुछ और संख्याएं आती हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ते हैं, जैसे कि अभाज्य संख्याएं। अब आपको नाम से पता चल रहा है कुछ अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य का मतलब होता है जो जिनमें भाग जा रहा है। अब अभाज्य संख्या ऐसी है जिनमें भाग नहीं जाता, लेकिन इसमें एक कंडीशन है
कि अभाज्य संख्या यह संख्या केवल 1 और खुद एक और खुद से विभाजित होती है, ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल 1 और खुद से विभाजित होती हैं, वह क्या कहलाती हैं बच्चों? वह हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बोल दें, इनको हम बच्चों प्राइम नंबर्स बोलते हैं, इंग्लिश में हम इनको प्राइम नंबर बोलते हैं, तो इसको P से लिख देते हैं हम, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इनकी ये डेफिनेशन होगी कि यह केवल 1 और खुद, मतलब एक और खुद से विभाजित होती है। जैसे कि बच्चों 2 है, मेरे पास 2, मेरे पास मान लो 2 है, 2 किससे विभाजित हो रहा है? 1 से हो रहा है और खुद से हो रहा है, तो 2 हो गया हमारा प्राइम नंबर। इसके बाद आता है बच्चों 3 किस से विभाजित होता है? 1 से होता है और खुद से हो रहा है, 3 से भी होता है, तो ये 1 और खुद से हो रहा है, ये प्राइम नंबर है। अब बच्चों देखो मेरे पास 4 है, अब 4 मेरा 1 से विभाजित हो रहा है और खुद से भी विभाजित हो रहा है, इनके अलावा किसी अन्य प्राकृत संख्या से विभाजित हो रहा है, किससे? 2 से, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। अब मेरे पास 5 है, 5 मेरा प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 और खुद से विभाजित हो रहा है। 6 है, 6 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, मतलब अभाज्य नहीं है, वो 2 से और 3 से भी विभाजित होता है, 1 और खुद से अलावा 2 और 3 से होता है। तो इस तरह से 7 आ जाएगा, फिर मेरे पास 9 भी हो जाता है, 11 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर मेरे पास 14 भी होता है, 15 भी होता है, 16 भी होता है, 17 आ जाएगा, उसके बाद 19 आ जाएगा। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। तो 100 तक हमें इस तरह से हम निकाल सकते हैं, जो खुद से विभाजित होती है और 1 से होती है। तो ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब अभाज्य संख्या हो गई, अब हमारे पास दूसरी संख्या है भाज्य संख्या। अब दूसरी कौन सी है बच्चों? भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? इसको इंग्लिश में हम बोल देते हैं कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में हम इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको भाज्य संख्या। नाम से पता चल रहा है जो भाजित हो रही है, मतलब ऐसी संख्याएं जो एक तथा खुद के अलावा किसी अन्य प्राकृत संख्या से विभाजित होती हो, क्या कहलाती है बच्चों? कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहलाती है। अब जैसे 2 तो हमारा प्राइम नंबर में आ गया, अब 2 3 भी आ गया। अब जैसे हमारे पास 4 है, 4 1 से भी होता है, खुद से भी हो रहा है, इसके अलावा किसी से हो रहा है? 2 से हो रहा है, तो ये मेरा क्या है? भाज्य नंबर है। अब उसके बाद 5 आ गया प्राइम नंबर में, 6 मेरा भाज्य है, 2 और 3 से भी हो रहा है। 7 आ गया, 8 है, 8 भी है बच्चों, क्योंकि 8 2 से भी होता है और 4 से भी होता है। उसके बाद 9 है, 9 3 से हो रहा है। उसके बाद 10 है, 10 2 से भी होता है और 5 से भी होता है। तो इस तरह से ये संख्याएं आगे चलती रहती हैं, ये भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इनके अलावा एक और चीज़ आती है जो हमें पढ़नी है, वो क्या है बच्चों? वह है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब देखो बच्चों, नाम से पता चल रहा है, मैं आपको नाम से बताता हूं, आप नाम से ही इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखो, अभाज्य संख्या हमने देख लिया, अभाज्य क्या है? अभाज्य संख्या ऐसी कि जो एक और खुद से विभाजित होती है, मतलब ऐसी संख्या लेनी है हमें जो एक से होती है और खुद से होती है, उसके साथ सह लग रहा है। सह का मतलब होता है साथ, मतलब जो 2 संख्याएं हैं, मतलब ये जो सह अभाज्य संख्या है ये एक सेट होता है। ऐसी संख्याओं का सेट
ऐसी संख्याओं का समूह, ऐसी संख्याओं का समूह जो एक साथ सह मतलब साथ, एक साथ किसी भी प्राकृत संख्या से विभाजित नहीं होता हो, प्राकृत संख्या से विभाजित नहीं होता हो, क्या कहलाती है बच्चों? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे मेरे पास मैं एक सेट ले लेता हूं, एक समूह ले लेता हूं, जैसे कि मेरे पास 2 और 3 का एक सेट है। अब देखो बच्चों, जो 2 है ना वो किससे विभाजित हो रहा है? 2 से, और जो 3 है वो किससे विभाजित हो रहा है? 3 से। मतलब ये दोनों एक साथ किसी भी प्राकृत संख्या से विभाजित नहीं होते हैं। जैसे अब मैं ले लेता हूँ 3 और 4 है मेरे पास ग्रुप, 3 और 4 है, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, ये 2 से नहीं होता। तो एक साथ ऐसी संख्याओं का ग्रुप जो परस्पर किसी एक प्राकृत संख्या से एक साथ विभाजित नहीं होती हैं, वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये एक बच्चों संख्याओं के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू था, और मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्लियरली समझाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि वास्तविक संख्याएं कितने टाइप की होती हैं, फिर परिमेय संख्याएं वगैरह कितने टाइप की होती हैं। तो आई होप आपको बच्चों समझ आया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों, इसमें है एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है वो चीज़ पढ़ते हैं हम, ठीक है बच्चों। हम उसके बारे में देखेंगे, यूक्लिड विभाजन की परिभाषा क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, वो चीज़ हम देखते हैं। तो देखो बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 2 हैं, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी विधि है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ते हैं हम बच्चों। पहले इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ये मैंने रफ किया है। संख्याओं के बारे में पढ़ा है। संख्याएं बहुत मतलब मैथ्स का ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बहुत हार्ड है। आप थोड़ा अटेंटिव होकर बैठोगे, पढ़ोगे तो आ जाएगा। अब मेरा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यदि मेरे पास 2 संख्याएं हैं, यदि मेरे पास 2 पूर्णांक संख्याएं हैं, मैं ये लिख लेता हूं कि यदि मेरे पास 2 प्राकृत संख्याएं हैं, ये ले लेता हूं, यदि मेरे पास 2 प्राकृत संख्याएं, और वो कौन कौन सी हैं? ए और बी है, ठीक है बच्चों। ए एवं बी है, 2 मेरे पास प्राकृत संख्या है। यदि मैं ए में बी का भाग दूं, जब मैं किसी संख्या में भाग देता हूं किसी संख्या का, तो 2 चीज मिलती हैं हमारे को, हमको 2 चीज मिलती हैं। एक तो मिलेगा बच्चों भागफल और एक मिलेगा शेषफल। भागफल और शेषफल, जैसे कि मान लो मेरे पास ये है, मेरे पास मान लेते हैं 5 और 2 है। ए का वैल्यू कितना है बच्चों? 5, और बी का वैल्यू कितना है? 2। मतलब मैंने 5 में 2 का भाग दिया, तो क्या बचता है मेरे पास? इस तरह से हम भाग देते हैं बच्चों, ये 2 का 2, 4, 1। अब ये जो ये 2 है ना, ये बच्चों क्या है? ये तो है हमारा भागफल, जिसको हम Q से लिखते हैं। और ये है ना जो 1, ये मेरा शेषफल है, और शेषफल को हम रिमाइंडर लिखते हैं, इसलिए हम इसको R से लिख देते हैं। तो ये हमारे पास R है। तो मैं अब इस प्रमेयिका की परिभाषा लिखता हूँ कि जब मैं A में B का भाग देता हूँ, तो हमें 2 अद्वितीय संख्याएं मिलती हैं, 2 अद्वितीय पूर्णांक मिलते हैं, जो भागफल और शेषफल के रूप में होते हैं। तो मैं परिभाषा आपको लिख के बताता हूँ कि इसकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है, हमको जो दी हुई है वो क्या है। देखो बच्चों, इसमें जो है a एवं b 2 धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर a एवं b
दो धनात्मक पूर्णांक दिए होने पर, दो धनात्मक पूर्णांक दिए होने पर ऐसी अद्वितीय ए ऋणात्मक पूर्णांक Q तथा R विद्यमान है, Q तथा R विद्यमान होते हैं। अब देखो बच्चों, हमारे पास दो धनात्मक हैं, A एवं B दो धनात्मक पूर्णांक दिए होने पर ऐसी अद्वितीय ए ऋणात्मक पूर्णांक Q और R विद्यमान होते हैं। अब देखो बच्चों क्या है, परिभाषा तो हमने लिख दिया, लेकिन हम किसी मतलब इसका एक स्टेटमेंट और लिख देते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि A हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक है, A हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है, तो क्या हो जाता है कि A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर जो ये मेरा Q है ना, सॉरी ये R है, R का वैल्यू B से छोटा होता है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, शेषफल उससे छोटा होता है जिससे हम भाग देते हैं, और 0 हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अब इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक हैं। एग्जाम्पल में ले लेता हूँ कि दो धनात्मक पूर्णांक हैं, एक तो है 22 और एक है 5। ये दो धनात्मक पूर्णांक हैं। मान लेता हूँ जो 22 है ना वो मेरा A है और जो 5 है वो मेरा B है। अब मैं क्या करता हूँ, इस 22 में मैं 5 का भाग दूंगा, ठीक है। तो 22 में मैंने बच्चों 5 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, कितना आएगा 20। अब 22 में से 20 गए तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचेगा 2। तो ये जो मेरा 4 आया है ना, ये तो मेरा भागफल है जिसको मैं Q लिखता हूँ, और ये है ना जो ये शेषफल है, ये है मेरा रिमाइंडर R। तो हम जब देखो बच्चों, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि भाग देने के बाद हम इस क्वेश्चन की जांच करते हैं कि ये हमारा जांच सही है या नहीं है। तो हम इसकी जांच कैसे करते थे बच्चों, एक हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, देखो कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। हम ये छोटी क्लासों में जांच करते थे कि ये जो भागफल है इसको तो मैं भाजक से गुणा करता था और इस शेषफल को हम इसमें दोनों में जोड़ देते थे, इस शेषफल को जोड़ देते थे, तो हमारे पास निकल के ये आता था भाज्य। तो हमारे पास देखो बच्चों, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए जो मेरा है ना ए, ये मेरा भाज्य है बच्चों, और ये जो बी है ये मेरा भाजक है, और ये जो क्यू है ये मेरा भागफल है, और ये जो मेरा आर है ना बच्चों ये मेरा शेषफल है। इसी को, इस वाले फॉर्मूले को हमने शॉर्ट तरीके से लिख दिया। तो मैं देखो बच्चों इस तरह से लिख सकता हूँ कि ए मेरा क्या है बच्चों 22, तो 22 बराबर बी क्या है बच्चों मेरा भाजक 5 है जिसका हमने भाग दिया है, तो 5, उसके बाद गुणा, अब मेरा भागफल क्या आया था बच्चों, क्यू क्या है मेरा 4, तो मैंने 4 लिख दिया, उसके बाद प्लस, अब मेरा जो आर है वो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना है यानी शेषफल कितना है 2। अब मैं जब इस प्रक्रिया या इस संक्रिया, इस ऑपरेशन को जब मैं करूंगा तो मेरा 22 निकल के आएगा। जैसे 5 को 4 से गुणा किया कितना आया 20 प्लस 2, अब 20 में 2 जोड़ा तो क्या आ गया बच्चों 22 आ गया। तो इन दो धनात्मक संख्याओं को हम इस तरह से लिखते हैं कि उसमें Q और R दोनों विद्यमान होते हैं, और Q और R जो होते हैं वो खुद से ही विभाजित होते हैं।
या हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा r है ना वो इस भागफल मतलब जो हमारा भागफल आया है सॉरी भाजक होता है जो उससे छोटा होगा, यदि बड़ा होगा तो भाग एक बार और चला जाएगा, इसलिए ये छोटा होता है, ये कंडीशन होती है। तो इससे हम किसी भी तरीके के उदाहरण कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास हमने ये एक उदाहरण कर लिया था, अब हम मान लेते हैं कोई और उदाहरण ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया हमने, जैसे कोई सा भी ले लो, जैसे कि मान लेता हूँ मैं ले लेता हूँ 48 में मैं 48 और मेरे पास 5 दो संख्याएं हैं, 48, 48 और 5 दो संख्याएं हैं, इनको यूक्लिड विभाजन से मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों। अब सबसे पहले इसमें क्या करूंगा कि जो a है ना वो b से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में ही भाग लगता है। तो मैं इस 48 को कैसे लिख सकता हूं बच्चों, 48 को मैं ऐसे लिखूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूं 48 में भाग दे लेता हूं 5 का, 4 में नहीं जाता तो ये 5 नम्मा 45, कितना बचा 3 बच गया। अब ये जो 3 है ना इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि जो मेरा 3 है ना वो 5 से छोटा है, तो ये जो वो वाली कंडीशन है ना ये 5 से छोटे वाला ये वो कंडीशन है। अगर ऐसा होगा तो यहीं रुक जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो भाग चला जाएगा। तो जो r की वैल्यू है ना, जो रिमाइंडर है मेरा r, वे b से छोटा होगा, 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, ये देखो, लेकिन b से छोटा होगा, तो ये हो गया। अब मैं इस 48 की चेक करूं कि भाई मेरा 48 जो मैंने भाग किया है वो सही है या नहीं है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई भाजक क्या है मेरा 48, तो मैंने 48 यहाँ लिख लिया। a क्या है मेरा भाजक, अब b क्या है मेरा, सॉरी a मेरा भाज्य, भाजक नहीं भाज्य जिसमें भाग देते हैं, तो a मेरा भाज्य है और भाज्य कितना है 48। उसके बाद बराबर b क्या है मेरा भाजक जिससे मैं भाग दे रहा हूँ 5, उसके बाद गुणा q मेरा क्या है जो मेरा भागफल आया है 9 प्लस r रिमाइंडर क्या है मेरा 3। तो वही तो चीज़ लिखी है हमने, हम इस चीज़ को शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसको क्या बोलते थे ये हमें पता नहीं था। ये जो हमारा प्रोसीजर है, ये जिस तरह से हम इस ऑपरेशन को करते हैं, ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इससे हम इनकी जांच करते थे, जो हम भाग करते हैं ना फिर उनकी जांच करते हैं, हम इस थ्योरम से करते थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में 2 धनात्मक पूर्णांक होते हैं और उनको होते हुए भी 2 धनात्मक पूर्णांकों को होते हुए भी a द्वितीय और a ऋणात्मक 2 और पूर्णांक होते हैं, q और r, भागफल और शेषफल। तो इस तरह से ये एक प्रमेयिका है। तो हम सिंपल अगर तरीके से बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन द्वारा हमारी जो भाग की प्रक्रिया होती है उसको हम चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है, या इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं बच्चों। जैसे 48 को मैंने इस तरह से लिख दिया, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गई है बच्चों। तो इसमें इतना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब हमारे पास जो अगला आएगा हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब विधि है, एक विधि है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यदि समझ नहीं आती है तो मैं आपको कल और इसके बारे में बताऊंगा, यानी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, थैंक यू।